हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए सब लोग फटाफट से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम आज का ये सेशन स्टार्ट कर सके। तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग टू ऑल। सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हमने चैप्टर शुरू किया था और हमने बात कहां तक की थी? यहां तक हम लोगों ने बात की थी, है ना। ग्रिगोर मेंडल को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग, राइट। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रिगोर मेंडल को। ओके, चलिए आगे चले। सो इसके बाद आप लोगों को पता होगा इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे शोध किए थे। एक्चुअली कहें तो ये अपने समय के बहुत बड़े जीनियस इंसान थे, जिनको जेनेटिक्स की भी नॉलेज थी, है ना, आनुवांशिकी का भी ज्ञान था, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सब चीजों का ज्ञान था। और अपने शोध के द्वारा इन सारे चीजों को कोरिलेट करके इन्होंने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया। उस रिजल्ट को इन्होंने क्या किया? पब्लिश करवाया और लोगों तक पहुंची। बट कहते हैं ना, लोगों के पास तो पहुंच गई, उनके दिमाग में नहीं पहुंची। लोगों को समझ ही नहीं आया कि इन्होंने कह क्या दिया, इन्होंने कह क्या दिया, जबकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शोध करके उसका रिजल्ट दिया था। तो हुआ क्या कि इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, ये सोच के कि इन्हें कुछ नहीं आता है ना, या इनकी बात लोगों को समझ नहीं। वापस ये आकर अपने काम में लग गए। इनके मरने के बाद, इनके मरणोपरांत जो है, और जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने शोध किया, रिसर्च किया। उसके बाद ये बात पता चली कि जो ये बातें कह गए थे बिल्कुल सही कह गए थे, और तब इन्हें उपाधि दे दी गई थी फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक की। ठीक, तो ये बात थी। अब इन्होंने अपना जो भी रिसर्च किया था, जो भी शोध किया था, वो किस पर किया था? तो इन्होंने जो अपना शोध किया था वो मटर के पौधे पर किया था, पी पर किया था, है ना। और पी का साइंटिफिक नेम यानी कि रासायनिक नाम, मटर का रासायनिक नाम क्या है? का रासायनिक नाम है पाइसम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने अपना सारा रिसर्च, जो शोध था, वो मटर पे किया। अब सवाल आता है कि इन्होंने मटर ही क्यों चुना, है ना। इन्होंने मटर ही क्यों चुना? तो उसका भी कारण है। क्या कारण है? मटर ही चुनने का कारण क्या है? पहली बात तो मटर बहुत आसानी से मिल जाते थे और बहुत तेजी से ग्रो कर जाते थे, बहुत तेजी से उग जाते थे। दूसरी चीज, मटर में ऐसे बहुत सारे गुण थे, कैरेक्टर्स थे, है ना। मटर में ऐसे बहुत सारे गुण और कैरेक्टर्स थे जिनको जिनको बहुत आराम से देखा जाता था, तो उसकी वजह से उसमें रिसर्च बहुत आराम से हो सकती थी। ठीक, तीसरी बात क्या कि मटर में क्या हो रहा था? सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वपरागन, है ना। पर परागन भी हो सकता है, बट मेनली मटर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वपरागन की प्रक्रिया होती है। स्वपरागन क्या है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो चूंकि मटर में स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, इस वजह से मटर भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइस था मेंडल के लिए। तो ये कुछ कारण थे जिनके वजह से मेंडल ने मटर यानी पी पर अपना शोध किया था, अपना रिसर्च किया था। ठीक, अब बात करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से ऐसे गुण लिए थे, कौन कौन से ऐसे गुण लिए थे जिस पर उन्होंने शोध किया था। ठीक है, तो इन गुणों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जिस पर मेंडल ने काम नहीं किया था। ठीक है, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जिस पर मेंडल ने काम। तो मेंडल ने किस किस पर काम किया, आइए देखते हैं। उन्होंने मटर के फूल पर काम किया, मटर के फूल पर काम किया। या तो वो फूल कैसे हो सकते हैं? पर्पल हो सकते हैं, यानी कि बैंगनी रंग के हो सकते हैं, या तो सफेद हो सकते हैं। या तो फूल क्या हो सकते हैं? पर्पल हो सकते हैं या सफेद हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बात किया? प्लांट हाइट यानी कि पौधे की जो लंबाई है। तो पौधे की लंबाई क्या हो सकती है? या तो वो पौधा बहुत लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है ना। यानी कि प्लांट हाइट क्या हो सकती है? प्लांट हाइट
या तो लंबी हो सकती है या पौधे की जो हाइट है, जो लंबाई है, वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तीसरा गुण उन्होंने लिया मटर के दाने, है ना, मटर के दाने जो हम लोग खाते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो पीले रंग के हो सकते हैं या तो वो हरे रंग के। तो मटर के दानों का रंग देखा गया, या तो वो पीले होंगे या तो वो हरे होंगे। ठीक, इसके बाद इसके क्या देखा गया, इसके जो शेप है, जो सीड है, जो दाने हैं, उसका शेप देखा गया, यानी कि आकार देखा गया। या तो वो बिल्कुल गोल अच्छे से खिला हुआ होगा, या तो वो बिल्कुल गोल होगा, या बिल्कुल मुरझाया हुआ होगा। ठीक है, या बिल्कुल क्या होगा, या तो सूखा हुआ होगा या मुरझाया हुआ। ये सब देख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे गुण जो हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, यानी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल विपरीत। फिर आता है पॉड कलर, यानी कि मटर के छिलके का रंग, है ना, मटर का छिलका जो आप कहते हैं, या मटर का छिलका कह लीजिए, वो कैसा हो सकता है, या तो हरा हो सकता है या तो पीला हो सकता है। ठीक है, मटर का छिलका या तो हरा हो सकता है या तो, और फिर उस छिलके का शेप देख लीजिए, या तो वो बिल्कुल खुला हुआ होगा या बिल्कुल पिचका हुआ। और आखिरी क्या आता है, आखिरी क्या आता है, आखिरी आता है फ्लावर का पोजीशन, यानी कि जो फूल हैं, मटर में जो फूल हैं वो कहाँ पर है। ठीक, ये जो मटर के जो फूल बिल्कुल ऐसे साइड में लगे हुए हैं या बिल्कुल आखिरी में ऐसे लगा हुआ है ना। अगर इस तरह से साइड में है, एक्सिस के अलोंग है, तो हम कहते हैं ये एक्सियल है, या तो ये फूल क्या है, ये टर्मिनल है, यानी कि बिल्कुल आखिरी में लगे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आखिरी में लगे हुए हैं। तो ये तरह तरह की कैरेक्टर्स थे, गुण थे। आप गिन पा रहे होंगे टोटल कितने कैरेक्टर्स देखे हैं मेंडल ने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 कैरेक्टर्स, यानी कि ये टोटल 7 गुण देखे हैं। ठीक, टोटल 7 कैरेक्टर्स, और ये सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल, ये जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक, फाइन। इसके अलावा आपको सीधे सवाल आएगा कि बताइए मेंडल ने इनमें से कौन से कैरेक्टर पर काम नहीं किया था, और आपको क्या दे देगा, यहाँ पे आपने देखा है क्या, कैरेक्टर में कहीं भी छिलके का वो है, लंबाई है, छिलके की लंबाई नहीं है, पौधे की लंबाई है, और आपको दे देगा पॉड लेंथ, पॉड लेंथ। तो आपको पता होगा कि पॉड लेंथ वो कैरेक्टर नहीं है, पॉड लेंथ वो कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे मेंडल ने रिसर्च किया था, यानी कि। ठीक, तो इस तरह के सवाल हैं तो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक, चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक शब्द बताना चाहूंगी जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक, अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसका नाम है फिनोटाइप। क्या नाम है, फिनोटाइप। फिनोटाइप का सिंपल में मतलब है वैसे गुण जो देखे जा सकते, जो गुण आप देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सामने वाले के बालों का रंग देख सकते हैं, देखकर ही कह सकते हैं इसके बाल जो है काले हैं, भूरे हैं, है ना। नहीं तो सामने वाले की आंखों का रंग भी आप देख सकते हैं कि आंखों की जो पुतली है वो काली है, नीली है ना, ब्लू आईज हैं। ठीक, तो कुछ भी देख सकते हैं। तो फिनोटाइप मतलब वो गुण हैं जो देखे जा सकते हैं, कैरेक्टर्स विच कैन बी सीन, जो गुण देखे जा सकते हैं वो फिनोटाइप। फूल का रंग अगर है तो फूल का रंग आप देख सकते हैं, है ना, हरा है, लाल है, किस रंग का है, तो ये फिनोटाइप। फिर आता है शब्द जीनोटाइप। जीनोटाइप वो गुण है जो गुण आप नहीं देख सकते। क्या आप किसी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं अंदाजा लगा सकते।
है ना। वैसे ही आपको सिर्फ देखकर किसी की चतुराई का एहसास नहीं। तो जो गुण देखे नहीं जा सकते वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जीनोटाइप। ठीक, तो जो गुण आप नहीं देख सकते, कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी सीन, जो गुण नहीं देखे जा सकते वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके क्या, जीनोटाइप। ठीक है, फिर एक शब्द आता है जीनोम। कल मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटी की बेसिक यूनिट, मूल इकाई क्या है, तो मूल इकाई है जीन। मूल इकाई क्या है, मूल इकाई जीन। ठीक, तो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी सजीव में जब आप सारे जीन को मिला देते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन, यानी कि सारे जीन को जब आप मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको जीनोम के नाम से जाना जाता है। और सबसे आखिरी चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं का मतलब है एलील। अब एलील समझने के लिए आपको क्रोमोसोम थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको क्रोमोसोम समझाऊंगी, तभी आपको एलील समझा पाऊंगी। आप सबको पता है कि आपके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, है ना, कितने क्रोमोसोम्स हैं आप सबके पास, तो आप सबके पास टोटल 46 क्रोमोसोम, है ना, 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोसोम दिखता कैसा है, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगी, तब आपको मैं एलील शब्द समझा पाऊंगी। ठीक, क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखता, ठीक है, ये क्या है, ये बीच वाला हिस्सा कहलाता है सेंट्रियोल। क्या कहलाता है, सेंट्रियोल। और ये क्रोमोसोम के क्या कहलाते हैं, ये क्रोमोसोम के आर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम के आर्म कहलाते हैं। जो छोटा वाला आर्म है हम इसको कहते हैं पी आर्म, और ये जो बड़ा वाला आर्म है हम इसको क्या कहते हैं, क्यू आर्म। ये बड़ा वाला आर्म है तो क्या कहते हैं, क्यू आर्म। ठीक, इसी को हम क्रोमैटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, इसको भी क्रोमैटिड कहेंगे, को भी क्रोमैटिड कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे हम, क्रोमैटिड कहेंगे। अब एलील क्या है, एलील शब्द का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर जीन की, पेयर ऑफ जीन्स और ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम यानी एक गुणसूत्र पर जीन की जोड़ी। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर जीन की जोड़ी क्या कहलाती है, एलील के नाम से जानी जाती। मान लीजिए लंबाई, लंबाई का हमने जीन लिया, एक हमने यहां पर कैपिटल टी लिखा, दूसरा जीन भी क्या लिखा, कैपिटल टी, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक अलील हो गई। लेकिन ये अलील कैसी कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील। क्योंकि ये दोनों जीन जो है बिल्कुल एक जैसी है ना, ये दोनों जीन जो है वो क्या है, बिल्कुल एक जैसी है, ये क्या कहलाएगी, होमोजाइगस एलील। एक क्रोमोसोम पर जीन की जोड़ी क्या कहलाएगी, एलील कहलाएगी। जब दोनों सेम होगी तो हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। होमो शब्द का मतलब क्या है, एक जैसा, है ना, होमो शब्द का मतलब क्या है, एक। इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे एक छोटा क्रोमोसोम बना ली हूँ। ओके, चलो अब मैं दूसरा क्रोमोसोम बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये भी क्या कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये एलील भी क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा, है ना, होमोजाइगस कहलाएगा। ये एलील और ये एलील, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, होमोजाइगस एलील के नाम से जाना। ठीक, अब यहां देखिए, यहां तीसरा सिचुएशन देखिए, यहां
एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी दो क्या हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। तो ये एलील कैसा कहलाएगा, है ना, ये एलील कैसा कहलाएगा, तो ये एलील कहलाएगा हेटेरोजाइगस एलील। क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस एलील के नाम से जाना, जब दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, दोनों अलग अलग होगा। तो एलील समझ में आ गया, एक क्रोमोसोम पर जीन की जोड़ी एलील कहलाती है। दो तरह की हो सकती है, होमोजाइगस एंड हेटेरो। होमोजाइगस का मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, यानी दोनों एक जैसे होंगे, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। फिर आया हेटेरोजाइगस, फिर क्या आया, हेटेरोजाइगस एलील। हेटेरो शब्द का मतलब क्या है, विषम, यानी कि अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का, है ना। तो ये एलील क्या हो गया, दोनों चूंकि अलग हैं तो ये एलील क्या हो गया, ये हो गया हेटेरोजाइगस एलील। क्या हो गया, ये हेटेरोजाइगस एलील। ठीक, चलिए एक बार देखेंगे एनिमेशन, है ना। अब कभी भी आप देखिए, कभी भी देखिए, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, मान लो ये जीन बता रहा है टॉलनेस या लंबाई। अगर आपके पास ये जीन है तो आप टॉल हैं, अगर आपके पास ये जीन है तो आप क्या हैं, आप शॉर्ट हैं, या आप ड्वार्फ हैं, या आप छोटे हैं हाइट। ठीक, अब अगर आप देखिए आपके क्रोमोसोम पे ये दो जीन इकट्ठे आ रहे हैं, टी और टी। ठीक है, अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तब क्या होगा, अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो ये कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, टॉलनेस का ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि और तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं इसमें, है ना। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं तो ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, टॉलनेस, यानी कि लंबाई ही तो देंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तब क्या होगा, ये चीज दिखा रहा है टॉल और ये चीज दिखा रहा है शॉर्ट। ठीक है, ये चीज क्या दिखा रहा है, टॉल, और ये चीज दिखा रहा है शॉर्ट। ठीक, यहां पर चूंकि ये हेटेरोजाइगस है तो ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैपिटल टी क्या हो जाएगा, ये प्रभावी हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट हो, और ये क्या हो जाएगा, ये हम कहते हैं रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी। क्या है, अप्रभावी। समझ में आ गई बात। इसके अलावा अगर ये ऐसे लिखा हो, इस तरह से अगर लिखा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, कुछ इस प्रकार से लिखा, ठीक है, ये अगर ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, शॉर्ट होने का, छोटा होने का, यानी ये सिर्फ एक ही चीज क्या दिखाएगा, शॉर्ट, और कोई सवाल ही नहीं, और कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, समझ में आई आपको बात, समझ में आया, जल्दी से बताइए, समझ में आया, क्लियर है, यहाँ पे फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या ये समझ में आया, एलील समझ में आया आप लोगों को। अब अगर एलील समझ में आ गया है तो मैं आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगी। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत 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 जल्दी। हो गया, आगे चल रहे हैं, चलो अब मैं आपको बताऊंगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताने से पहले कुछ चीजें बता दूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो शब्द का मतलब क्या होता है, एक, और हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या होता है, जो दो जगह से मिलकर बना हो, जो दो जगह से मिलकर बना हो वो कहलाता है हाइब्रिड।
ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लेंगे, यानी कि एक गुण लेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे, यानी कि एक गुण लेंगे। ठीक है, कौन सा गुण लिया हमने, हमने लिया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर लिया यानी फूल का रंग लिया। हमने दो फूल लिए, एक फूल लिया हमने पर्पल और दूसरा फूल लिया व्हाइट। एक फूल लिया हमने बैंगनी रंग का और दूसरा फूल लिया हमने सफेद रंग का, और दोनों को क्या किया, क्रॉस किया, है ना। क्रॉस किया यानी दोनों का हाइब्रिड बनाने की कोशिश, तो अलग अलग फूलों। पर्पल को आप कैसे लिख सकते हो, तो पर्पल को आप लिख सकते हो कैपिटल पी कैपिटल, और इससे बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है, तो लिखने का ये तरीका हो सकता है स्मॉल पी एंड, ये तरीका लिखने का हो सकता है स्मॉल पी एंड। अब क्या करना है, दोनों को क्रॉस करना। कैपिटल पी इसको लिखा पर्पल फ्लावर को, व्हाइट फ्लावर को ऐसे लिखा, दोनों को क्रॉस करना है। ठीक, क्रॉस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस तरीके का एक स्क्वायर बनाते हैं, इसको आप कहते हैं पुनेट। स्क्वायर को क्या कहते हैं, स्क्वायर को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। स्क्वायर को पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, एक साइड आप लिख दोगे कैपिटल पी और दूसरी साइड क्या लिख दोगे, स्मॉल पी। दोनों को आप क्रॉस कर रहे हो, तो क्या बना, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी। ठीक है, तो सब एक जैसे ही बनेंगे। आप इसको अगर क्रॉस करते हैं इस तरह से टेबल बना के, तो जितने भी ये हैं, ये जो भी आया, ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स आए, जो भी बने फूल, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं F1 जेनरेशन। हम इसको लिखते हैं F1 जेनरेशन। जो भी पहला जेनरेशन निकलता है वो क्या कहलाता है, F1। सब बिल्कुल एक जैसा है ना, सारे क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ये फूल कैसे होंगे, ये फूल कैसे होंगे, पर्पल होंगे या व्हाइट होंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ये फूल कैसे होंगे, ये फूल पर्पल होंगे या व्हाइट होंगे, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये फूल कैसे होंगे, ये फूल पर्पल हैं या व्हाइट हैं। कैपिटल पी और स्मॉल पी अगर मैंने लिखा तो ये फूल किस रंग के हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत बहुत जल्दी आंसर करें। किसी को नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। ये डोमिनेंट है F1। यस अमरजीत, थैंक यू, किसी ने तो रिप्लाई किया, यस। ये क्या है, कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी डोमिनेंट है, स्मॉल पी क्या है, रिसेसिव है ना। यानी कि ये सारे फूल क्या होंगे, ये सारे फूल पर्पल कलर के होंगे, यानी बैगनी रंग के। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, ये सारे फूल क्या होंगे, पर्पल कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे, यानी बैंगनी रंग के। ठीक, चलिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको देखा, ये देखिए। ठीक है, पर्पल कलर को व्हाइट से क्या किया, क्रॉस किया, तो इन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में सारे फूल क्या हो गए, सारे फूल हो गए पर्पल कलर के। ठीक है, पर्पल कलर के हो। अब हम चलेंगे F2 जनरेशन पे। ये तो हमने F1 किया, अब इसको भी क्रॉस करो, इसको भी आपस में क्रॉस करो, यानी कि अब हम आएंगे F2 जनरेशन। ठीक, अब हम आ रहे हैं किस पर, F2 जनरेशन। ये हमारा F1 जनरेशन है, अब हम आएंगे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या करेंगे, F2 जनरेशन में इन दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी कि कैपिटल P स्मॉल p को हम कैपिटल P स्मॉल p से क्रॉस करें। ठीक है, कैपिटल P स्मॉल p को हम कैपिटल P स्मॉल p से क्रॉस करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। स्मॉल p को थोड़ा ऐसे घुमा के लिख, पहला क्या बनेगा, कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल p एंड स्मॉल p। कुछ इस तरीके का क्रॉस बनेगा हमारा, है ना, कुछ इस तरीके का क्रॉस बनेगा। तो जब ऐसा क्रॉस बनता है तो पर्पल
फ्लावर कितने होते हैं हमारे, यहाँ पे पर्पल फ्लावर कितने हैं आइए देखते हैं। ये कैपिटल पी भी पर्पल फ्लावर होगा एक, कैपिटल पी स्मॉल पी भी पर्पल फ्लावर होगा दो, कैपिटल पी स्मॉल पी भी पर्पल फ्लावर होगा तीन, और स्मॉल पी क्या हो जाएगा, स्मॉल पी ये हो गया व्हाइट फ्लावर, ये क्या हो गया व्हाइट फ्लावर, है ना। स्मॉल पी क्या हो गया व्हाइट फ्लावर। कोई आपसे पूछे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये, चूंकि यहाँ पे हम एक गुण लेकर चल रहे हैं तो ये क्या है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कोई अगर आपसे पूछे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आप अनुपात बताइए, रेशियो बताइए, किस चीज का रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई अगर आपसे पूछे, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, एक बार ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। कोई आपसे पूछे फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो गुण जो देखे जा सकते हैं, वो गुण जो देखे जा सकते हैं वो फिनोटिपिक रेशियो है। आप कौन से गुण देख सकते हैं, आप गुण देख सकते हैं कि फूल या तो पर्पल है या तो व्हाइट है। तो जो लोग 1:2:1 लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, ये फिनोटिपिक रेशियो है। यानी आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि फूल या तो पर्पल है या तो व्हाइट है। फिनोटाइप का मतलब वो गुण जो आप देख सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 3:1, क्योंकि 3 फूल पर्पल है, एक फूल क्या है व्हाइट है ना, एक फूल क्या है व्हाइट है। ये देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ, 3 फूल पर्पल हैं, एक फूल व्हाइट है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया इसका, फिनोटाइप मतलब जो गुण देखे जा सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर हो गया 3:1, क्योंकि 3 फूल पर्पल हैं और एक फूल क्या है व्हाइट है, यानी कि एक फूल आपका व्हाइट है यानी सफेद है। नेक्स्ट लिखिए जीनोटिपिक रेशियो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो पे अब चलिए, अब आइए यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप मतलब जो गुण आप देख नहीं सकते आंखों से, यहाँ तो हमने क्रॉस बना लिया इसलिए हमें पता चल गया, जो गुण आप आंखों से नहीं देख सकते वो जीनोटिपिक रेशियो होता है। इसीलिए आप जो लोग लिखे जा रहे हो वो असल में जीनोटिपिक रेशियो है। कैसे, कैपिटल पी कितना है एक, कैपिटल पी कितना है दो, स्मॉल पी और स्मॉल पी कितना है एक, है ना यहाँ पर। इसीलिए जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1, क्योंकि आपने देखा एक फूल है कैपिटल पी, दो फूल कैपिटल पी स्मॉल पी और सिर्फ एक फूल था स्मॉल पी एंड। अब समझ में आया, अब समझ में आया आप कहां पर गड़बड़ कर रहे थे। तो फिनोटिपिक का मतलब जो गुण आप देख सकते हो, जो गुण आप देख सकते हो वो कहलाते हैं फिनोटिपिक, और जो आप नहीं देख सकते वो जीनोटिपिक। अब समझ में आ गया होगा सभी को कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब नेक्स्ट पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये रहा आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मैं बता रही थी, है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मतलब क्या होता है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर दो गुण ले रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पर दो गुण ले, कौन कौन से दो गुण हैं, हम यहाँ पर सीड यानी बीज का कलर ले रहे हैं,
और बीज का शेप ले रहे हैं, दो गुण ले रहे हैं, बीज का रंग ले रहे हैं और बीजों का आकार ले रहे हैं, दोनों चीजें ले रहे हैं। ठीक, ओके, बीज का रंग ले रहे हैं और आकार ले रहे हैं, दोनों चीजें ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, रंग में आपने क्या लिया, रंग में आपने लिया येलो एंड ग्रीन, यही दो थे, यही दो थे, येलो और ग्रीन। तो रंग में आपने क्या ले लिया, कलर में आपने ले लिया या तो येलो या तो ग्रीन ले लिया। अब आप येलो को कैसे लिखोगे, येलो को आप लिखोगे कैपिटल वाई, ग्रीन को आप कैसे लिखोगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद शेप में आ जाओ, आकार में आ जाओ। राउंड को कैसे लिखोगे, राउंड को आप कैसे लिखोगे, राउंड को लिखोगे कैपिटल आर, और रिंकल्ड यानी जो मुरझाए हुए सीड्स हैं, रिंकल्ड यानी कि जो मुरझाए हुए सीड्स, आप उसको लिखोगे स्मॉल आर, आप उसको क्या लिख दोगे स्मॉल आर। तो आपने राउंड येलो लिया, आपने राउंड येलो सीड लिया और उसको किससे गुना किया, उसको आपने किससे गुना किया, रिंकल्ड ग्रीन से गुना किया। ठीक है, राउंड येलो लिया और रिंकल्ड ग्रीन से क्या किया, आपने उसको गुना किया। तो देखेंगे क्या होगा, एक सेकेंड, यहां देखो, राउंड येलो ये रहा, राउंड येलो ये रहा, और दूसरी जगह आप क्या लेंगे, रिंकल्ड, रिंकल्ड। ठीक है, अब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका पुनेट स्क्वायर, तो जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से वही चीज है ना, फिर से वही चीज आई आपकी, समझ में आ गई बात। क्या किया, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन यानी बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से आपने क्रॉस किया। तो यहाँ पर सारे क्या आ गए, ये सारे क्या आ गए, ये सारे आर डोमिनेंट है, मतलब ये राउंड है, राउंड एंड येलो, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन में क्या आ गया, सारे हो गए राउंड एंड येलो। क्लियर, ये आ गया आपका F1 जनरेशन, जैसे वहां पे किया था ठीक उसी तरह से यहां पे भी आपने F1 जनरेशन किया, राउंड येलो एंड राउंड। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है, ठीक है अजीत मिश्रा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको F1 जनरेशन को क्रॉस करना है। F2 जनरेशन हमें कैसे मिल रहा है, तो F2 जनरेशन हमें मिल ऐसे रहा है जब हम F1 जनरेशन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाएंगे, तो अब हम करके यहां पर देखेंगे, अब हम यहां पर इसको करके देखेंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, न्यू स्लाइड में कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते, इसको हमें क्रॉस करना है। ठीक है, आपस में इन दोनों को हमें क्या करना है, क्रॉस करना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वाई, है ना, आर वाई ये, है ना, और इसके बाद क्या आ जाएगा, चलो इसको टेबल फॉर्म में बताती हूँ, तो आपको मैं टेबल फॉर्म में बताती हूँ ताकि आपको इजी। ठीक है, अब इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या आएगा, आर 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 वाई वाई, आर आर वाई वाई, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज है जो गड़बड़ हो गई है, तो सही करते हैं।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या आया था, आर आर वाई वाई आया था, आर आर वाई वाई आया था। अब हमें क्या करना है, अब हम आपस में इसका क्रॉस करेंगे, यानी कि आर वाई आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे बनेंगे इसके, है ना। अगर हम इसी को क्रॉस करेंगे आपस में तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, है ना, इस तरह से ये बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है, ये बना। अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये F1 जनरेशन आया तो अब हम इसका क्रॉस करेंगे, ठीक। अब हम इसका क्रॉस करेंगे कुछ इस तरह से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही चीज यहां पे भी आई थी, आप देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल वाई स्मॉल, आर स्मॉल वाई कैपिटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करके कुछ ऐसी चीज है तो आपके सामने बनेगी, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आप क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसी चीज है जो ये आपके सामने बनेगी, ठीक है। फिर से बस क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करने में आपको जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो आप चीज देख रहे हैं, आप वो देखिए, यहां पर कलर हाईलाइट कर दिया है। कैपिटल आर स्मॉल वाई को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर मतलब ये सीड कैसा है, राउंड है, और कलर क्या है, कलर येलो है। इसमें भी क्या लिखेंगे, राउंड एंड येलो, इसमें भी हम राउंड एंड येलो लिखेंगे, यहाँ पे भी हम राउंड एंड येलो लिखेंगे, यहाँ पर भी हम राउंड एंड येलो लिखेंगे, यहाँ पर भी राउंड येलो, 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 यहाँ पर भी राउंड, ठीक है। यानी कि राउंड येलो वाले हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो राउंड येलो वाले हमें 9 मिल गए, राउंड येलो वाले हमें कितने मिल गए, 9 मिल गए। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, अभी मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रही हूँ, है ना, यानी जो आप देख सकते हैं। फिनोटिपिक मतलब जो चीज आप देख सकते हैं, तो आप इन रंगों को देख सकते हैं, ये 9 हो गए, ठीक है। इसके बाद आर से क्या था, राउंड, और स्मॉल से क्या था, स्मॉल से क्या था दूसरा वाला रिंकल्ड, है ना। ये राउंड है और ये दूसरा वाला था ग्रीन सीड, ये राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन कितने हो गए, 1 2 और 3। तो ये दूसरा वाला रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रेशियो हो जाएगा 3, ये 1 ये 2 और ये, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3। अब इसके बाद देखिए स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड वाले जो मुरझाए हुए थे, और कैपिटल वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई मतलब येलो। तो ये कितने हैं, ये हैं आपके 3, ये भी कितना हो जाएगा। और फाइनली आ गया मुरझाए हुए और ग्रीन, मुरझाए हुए और ग्रीन, ये कितना आएगा 1, ये कितना आया ये भी। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, डाई हाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, तो डाई हाइब्रिड में जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया वो आ गया 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। सो ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया। क्लियर है ये वाली चीज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा है 9:3:3:1 इसका क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो आ गया। और अगर आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो आपको सारी चीजों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गिनना पड़ेगा कि ये कितने हैं। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक। अब मुझे पता है अब सबका दिमाग पूरी तरह से घूम गया होगा, जितनी क्लैरिटी और जितनी इजी हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगी उतना ही मुश्किल हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस लग रहा है ना। बट चूंकि आप कोई भी, मुझे नहीं लगता आप में से कोई 10th एग्जाम का सब्जेक्टिव पेपर देने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो आपको रेशियोज पता होनी चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में बैठकर क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं,
है ना, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये चीज काफी। तो फिनोटिपिक रेशियो तो समझ गए, इसका जीनोटिपिक रेशियो जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, है ना, मैं अपना ट्रिक बता दूं, मैं इसको याद रखती हूँ 12, 24, 12, 12, 1। इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। ठीक है, तो 1 हो गया, सॉरी पहले 12 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 12 हो गया, ये 1। इस तरीके से कि अगर हम एग्जाम में भूले भटके भी अगर हमें ये सवाल आ गया, भूले भटके भी अगर हमें ये सवाल आ गया कि जीनोटिपिक रेशियो बताइए आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और अगर हम क्रॉस करने बैठेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो तो याद रखना आसान है, 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो अगर आप नहीं याद करना चाहते तो देख लीजिए, बट जस्ट इन केस अगर आप याद करना चाहते तो मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ 12, 24, 12, 12, 1। ठीक, यस, आगे चले हम लोग। तो ये फिनोटिपिक रेशियो और ये जीनोटिपिक रेशियो, मेन आपको मतलब समझ में आना चाहिए दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ क्लियर है, पहले बताएंगे यहाँ पे क्रॉस जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में बात आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका वही है, बट चूंकि यहाँ पे 2-3 स्टेजेस हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चले हम लोग। चलिए, ओके, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो इसके बाद ये चैप्टर आपसे बात करता है किसके बारे, एवोल्यूशन के बारे, है ना। इसके बाद ये चैप्टर आपसे किससे बात करता है, किसकी बात करता है, ये आपसे एवोल्यूशन की बात करता है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? एवोल्यूशन का मतलब है छोटे छोटे या बहुत रैंडम से चेंजेस जो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव ला देते हैं। हम उसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत उन्नति। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? क्रमागत उन्नति। यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के बड़े बदलावों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन जो है क्यों जरूरी है? एवोल्यूशन जरूरी इसीलिए है, नहीं तो आप सोचिए एक ही प्रजाति रह जाती। अगर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, यानी कि अलैंगिक जनन होता, तो क्या होता? तो क्या वहां पर वेरिएशन आ सकता था? नहीं। और अगर वेरिएशन नहीं आता किसी तरह से तो एवोल्यूशन नहीं हो। आपने अक्सर ये सुना है हमारे पूर्वज बंदर हैं, है ना, हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो बंदर से इंसान का बनना ये भी एक तरीके का क्या हो गया? एवोल्यूशन हो, है ना। कई बार हम इंग्लिश में जब कहावत कहते तो कहते हैं आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, है ना, क्योंकि मैं रोज हम लोग अपने अंदर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव करते हैं जो अल्टीमेटली हमें एक अलग पर्सनालिटी दे देता है ना। लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम लोग भी अपने में चेंजेस करते हैं जिसके वजह से हम या तो सक्सेसफुल होते हैं या क्या होते हैं, या फेल होते हैं। नहीं, तो यही है एवोल्यूशन, जब छोटे छोटे बदलाव, और ये एवोल्यूशन होता किसके वजह से है? बदलाव के वजह से, वेरिएशन के। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये बहुत रैंडम होता है ना, इसका कोई पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न में होगा, बहुत रैंडम हो। अब एवोल्यूशन होने के तरीके जो हैं उस पे ये हम यहाँ पर बात करेंगे, डिटेल में बात कल करेंगे। आज मैं आज आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम यहाँ पर बात किन किन चीजों की करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात करेंगे? नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन या एक्सीडेंटल सिलेक्शन। एक्सीडेंटल सिलेक्शन, एवोल्यूशन होने के क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं इसकी बात कर रही हूं। इसके बाद यहाँ पर एक तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है। नेचुरल सिलेक्शन हिंदी में कहें तो प्राकृतिक चयन में अगर हम बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राकृतिक चयन।
प्राकृतिक चयन, इसके बाद एक्सीडेंटल सिलेक्शन, ओके, किसी एक्सीडेंट से या अचानक से होने वाली चीज। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पे कल मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। क्या क्या हम कल बातें करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग बता दूं कि हमें एवोल्यूशन किन किन चीजों पे पढ़ना है। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब है कि नई स्पीशीज का बनना, नई प्रजाति का बनना। क्या आप सबको पता है स्पीशीज होने का क्या मतलब है, या एक स्पीशीज के होने का क्या मतलब है? स्पीशीज होने का सिंपल मतलब है एक स्पीशीज के वो लोग होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, हम कहते हैं कि वो एक स्पीशीज के होंगे, ठीक है, वो एक स्पीशीज के होंगे, वो होते हैं जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में प्रजनन कर, ठीक है। सारे ह्यूमंस जितने भी मानव हैं वो एक स्पीशीज के हैं, वो एक प्रजाति के हैं। जितने भी कुत्ते हैं वो एक स्पीशीज के हैं, है ना। इंसान और कुत्ते मिलकर बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो एक स्पीशीज होने का मतलब है जो आपस में ब्रीड कर सके, आपस में प्रजनन कर सके, आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। तो स्पीशिएशन का मतलब क्या है? नई स्पीशीज बन जाना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक है। सो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी एवोल्यूशन, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हेरिडिटी पार्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा एवोल्यूशन का पार्ट बचा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।